हेलो एवरीवन। और आज हमारा प्रैक्टिस सेशन एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग फर्स्ट सेशन हमारा। ठीक है, जल्दी से लाइव जुड़ जाएं, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं। चलो भैया, सेशन शुरू होने के पहले ही तुमको हंसी आने लग गई है, इसका मतलब तुम फुल तैयारी के साथ आए हो। आज जितने भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं सारे क्वेश्चन के आंसर आने वाले हैं। बहुत बढ़िया। चलो, फुल तैयारी के साथ कमर कस ली है हमने। और आज का पहला जो क्वेश्चन है अपन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग तैयार हैं? चल, चल स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिक रेट एस्टिमेट, सर्विस यूनिट एस्टिमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट कौन सा हमारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट की कैटेगरी में नहीं आता है? ठीक है, तो सबका आंसर भैया यहाँ पे डी आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। डिटेल्ड एस्टिमेट जो हमारा होता है वो हमारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, बाकी के ये जो तीन एस्टिमेट आपके हैं ये आपके प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? ये आपके प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आपके होते हैं। ठीक है, और इसी को आप अप्रोक्सीमेट भी बोलते हो। ठीक है, अगर कभी आपका अप्रोक्सीमेट लिख के आ जाए तो अप्रोक्सीमेट भी आप इसको बोलते हो। ठीक है, आप इसको रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी बोलते हो। ठीक है, आप इसको रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी आप बोलते हो। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो पहला आंसर जो हमारा है वो हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट आ जाएगा। ठीक है, याद रखना आपको, यहाँ पे और बता देता हूँ। डिटेल्ड एस्टिमेट आपका जो होता है ना, ये आपका मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट होता है। मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट आपका होता है। एक और चीज आपको याद रखना है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आप प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट मतलब एक ही चीज है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आप प्रीलिमिनरी अप्रूवल के लिए आप प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हो। और डिटेल्ड एस्टिमेट जो आपका होता है ये आपका टेक्निकल सैंक्शन में आ जाता है। ये आपका टेक्निकल सैंक्शन में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग विथ अ प्लिंथ एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर। प्लिंथ एरिया जो है वो हमें देके रखा हुआ है कि 100 स्क्वायर मीटर है। एंड प्लिंथ एरिया रेट भी अपने को यहाँ पे देके रखा हुआ है कि 15,000 रुपए हमारा प्लिंथ एरिया रेट है स्क्वायर मीटर में। तो आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट बताना है प्लिंथ एरिया मेथड के बेसिस पर। प्लिंथ एरिया मेथड के बेसिस पर आपको अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कॉस्ट बताना है। क्या आ जाएगी आपकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेट? आदित्य का आंसर बी आ रहा है, आदित्य का आंसर बी है। बाकी रवि का आंसर आ रहा है कितना? 22,50,000। ओके, हाँ हाँ, रोहित का आंसर भी बी है भाई। बाकी लोगों का आंसर ये प्लिंथ एरिया मेथड जो आपका होता है, तो प्लिंथ एरिया मेथड के अंदर आप क्या करते हो, जो आपका प्लिंथ एरिया होता है, जो आपका क्या होता है, प्लिंथ एरिया आपका होता है, इसमें आप प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको यहाँ पे क्या पता चल जाएगा? आपको अमाउंट यहाँ पे पता चल जाएगा, आपको कॉस्ट पता चल जाएगा।
ठीक है, क्या आंसर आया है? आंसर आपका यहाँ पे निकल के आएगा बी आंसर। ठीक है, आंसर क्या निकल कर आएगा आपका? बी आंसर आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन अपना है, विच मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑब्टेनिंग द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। हमें प्रोजेक्ट की एक्चुअल कॉस्ट निकालना है, तो मोस्ट सुटेबल मेथड जो हमारी होगी वो हमारी मोस्ट सुटेबल मेथड कौन सी हो जाएगी? हाँ, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया था। मोस्ट सुटेबल मेथड या मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो हमारी होती है वो हमारी डिटेल्ड एस्टीमेट होती है, और डिटेल्ड एस्टीमेट के अंदर हम जो कॉस्टिंग करते हैं आइटम ऑफ वर्क के बेसिस पे करते हैं। डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क हमारे रहते हैं, उसके बेसिस पर हम डिटेल्ड एस्टीमेट को प्रिपेयर करते हैं। तो मोस्ट एक्यूरेट जो मेथड आपका होगा वो आपका डिटेल्ड एस्टीमेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डिटेल्ड एस्टीमेट आपका रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, अ डिटेल्ड एस्टीमेट इंक्लूड्स। जो हमारा डिटेल्ड एस्टीमेट होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? ओनली द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, ओनली द कॉस्ट ऑफ द लेबर, quantity of all item of work, their rates and the total cost, और नेक्स्ट आपका है a lump sum provision for contingencies। क्या आंसर आएगा इसका? क्या सी आंसर दे रहे हो? पिछले वाले क्वेश्चन का था ये सी, लॉक सी। रवि एक बार तुम चेक कर लो, लॉक मत लगाओ, एक बार चेक करो तुम, कहीं लॉक गलत तो नहीं लगा दिया। सी आंसर बिल्कुल सही है। सी आंसर आपका रहेगा। जो क्वांटिटीज ऑफ आइटम ऑफ वर्क होता है, जो क्वांटिटीज ऑफ आइटम ऑफ वर्क आपका होता है, इसको अपन मेजरमेंट बुक जो हमारी होती है उसके अंदर अपन निकाल लेते हैं। और रेट और कॉस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो ये हमें कहां पे मिल जाता है? ये हमें मिल जाता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो हमारा होता है उसके अंदर हमें मिल जाता है। तो डिटेल्ड एस्टीमेट के अंदर मेजरमेंट बुक भी आपका आता है और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भी आपका आता है। ठीक है, चल तो सी आंसर जो रहेगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ द मटेरियल मत लगा देना कि कॉस्ट ऑफ द मटेरियल है। ठीक है, लेबर तो यहाँ पे आता ही नहीं है आपका। ठीक है, आई बात समझ में? सी आंसर आपका यहाँ पे सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क इन द डिटेल्ड एस्टीमेट इज नॉन एज। ये क्या कहलाता है भैया? डिटेल्ड एस्टीमेट के अंदर आप क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क को निकाल रहे हो। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क को निकाल रहे हो, इसको आप क्या बोलोगे? कॉस्टिंग बोलोगे, वैल्यूएशन बोलोगे, टेकिंग ऑफ क्वांटिटीज बोलोगे, रेट एनालिसिस बोलोगे, क्या बोलोगे इसको? हाँ, मतलब मेजरमेंट फॉर्म आपका है, मेजरमेंट फॉर्म के अंदर आप क्या करते हो? आप क्वांटिटी को निकालते हो। ठीक है, तो कॉस्टिंग तो ये कहलाएगा नहीं, कॉस्टिंग तो कहलाएगा नहीं। कॉस्टिंग का मतलब तो यहाँ पे कॉस्ट निकालना हो गया। वैल्यूएशन का मतलब आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो गया। रेट एनालिसिस का मतलब क्या हो गया आपका? रेट का आप एनालिसिस कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क का आप रेट यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, तो आंसर जो आपका रहेगा वो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा टेकिंग ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, जो टर्मिनोलॉजी आपकी यहाँ पे यूज होगी वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा टेकिंग ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेकिंग ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो आपका रहेगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन अपना है कि द डॉक्यूमेंट इन विच द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क आर एंटर्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल्ड एस्टीमेट। मतलब वो कौन सा आपका डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क को एंटर किया जाता है? कितनी बार अभी नाम ले लिया इसका, तो हाँ कितनी बार इसका नाम ले लिया? मेजरमेंट सीट। मेजरमेंट सीट के अंदर आप वैल्यू को एंटर करते हो, इसके अंदर मेजरमेंट सीट के अंदर। ठीक है, एमबी जो आप बोलते हो ना, यही यही बहुत इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द फॉर्म
used for recording measurement during the execution of work for the purpose of payment is called. हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बोलोगे, मेजरमेंट बुक बोलोगे, बिल ऑफ क्वांटिटी बोलोगे, इंडेंट फॉर्म आप बोलोगे। वर्क को एग्जीक्यूट अपने को करना है, क्या करना है, वर्क को एग्जीक्यूट करना है, क्या यूज करोगे आप? मेजरमेंट को रिकॉर्ड करना है अपने को। अरे यार तुम शायद क्यों बोल रहे हो? शायद क्या बोला तुमने? कौन सा आंसर दिया तुमने? एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। अब मेरी बात सुनो, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बी आंसर किसने दिया? ये रोहित का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। मेजरमेंट बुक, मेजरमेंट बुक ही तो आपका होगा जो मेजरमेंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क को रिकॉर्ड करेगा कि कितना काम हो चुका है, कितना काम हो चुका है। उसमें भी तो क्वांटिटी देखोगे आप भैया, कॉस्ट थोड़ी देखोगे कि कितना पैसा लग चुका है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म तो आपको कॉस्ट बताएगा, मेजरमेंट थोड़ी बताएगा। क्या बताएगा? कॉस्ट बताएगा। एमबी रहेगी यहां पर, ठीक है। जिन्होंने ए आंसर दिया है वो भैया हो गए हैं गलत। तो शुरुआत में बोला गया था सर हम पूरी कमर कस के आए हैं, पूरा पढ़ के आए हैं। क्यों रवि, इसको लॉक नहीं किया ना तुमने? इसको लॉक कर देते तो हो सकता था। हाँ, ध्यान से लॉक नहीं किया इसको। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ कॉन्टीजेंसीज इज यूजुअली प्रोवाइडेड एज अ परसेंटेज ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम। कॉन्टीजेंसीज के लिए कितना परसेंट आपका होता है? आंख बंद करके आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो, कितना आएगा? हाँ, 3 to 5 बिल्कुल सही आंसर है। 3 to 5 आपका आएगा। याद रखना, मैं बार बार क्लास के अंदर भी आप लोगों को बोलता हूं, ये जो परसेंटेज है ना, जितनी भी परसेंटेज हमने एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के अंदर पढ़ी हुई है, यहां से आपको डायरेक्टली परसेंटेज का फैक्चुएट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपको बोनस वाले मार्क्स हैं आपके, ठीक है। और ये वो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन भी होगी, ठीक है। इसलिए डेली बेसिस पे आप इनके शॉर्ट नोट बनाते जाना, लिख लेना एक पेज पर किसके लिए कितना परसेंट होता है। उस बेसिस पे आप रिवाइज करते जाना, जिससे गलती और कंफ्यूजन वाले जो चांसेस हैं वो आपके ना बने, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन है, द शेड्यूल ऑफ रेट प्रोवाइडेड। शेड्यूल ऑफ रेट जो आपका होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? हाँ, शेड्यूल ऑफ रेट आपको क्या प्रोवाइड कराता है, बताओ जल्दी से। हर एक परसेंटेज अलग अलग है भाई, एनालिसिस में आप अलग लोगे, रेट एनालिसिस में, वैल्यूएशन में परसेंटेज आपकी अलग चली जाएंगी, ठीक है, एस्टिमेशन में अलग चली जाएंगी। तो चीजों को समझो, कहाँ पे किस चीज का यूज कर रहे हो, उसी हिसाब से होगी ना बात। हाँ, सबका आंसर क्या आ रहा है? सी आंसर यहाँ पे आ रहा है, शेड्यूल ऑफ रेट। देखो पहले भी बताया हूं, शेड्यूल ऑफ रेट आपको क्या बताता है? डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क का आपका रेट यहाँ पे बताता है। तो आप बोल सकते हो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क, ये आपका शेड्यूल ऑफ रेट होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका शेड्यूल ऑफ रेट होता है। तो सी आंसर जो रहेगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क फॉर अ रेक्टेंगुलर एक्सकेवेशन यूजिंग द मीन एरिया मेथड। बताओ जल्दी से। मीन एरिया मेथड, रेक्टेंगुलर सेक्शन निकालना है आपको। क्या निकालोगे आप? क्या आएगा फॉर्मूला? बी। बी तो प्रिज्म मॉडल है, बी तो प्रिज्म मॉडल आ जाएगा भाई। सी और डी, ये अंडर रूट क्यों आ रहा है डी में?
बी हो गया तुम्हारा प्रिज्मोइडल। देखो भाई समझना यहाँ पे, उसने यहाँ पे मेथड को मेंशन किया है मीन एरिया मेथड। अब मीन एरिया मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल एक्सकेवेशन की बात तो वो कर रहा है, चलो मान लेता हूं, ठीक है। तो मीन एरिया के अंदर क्या होगा, जो डेप्थ की अगर बात करोगे ना तो एरिया में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। मीन एरिया की अगर वो बात कर रहा है तो एक एंड का एरिया आपका A1 निकल के आएगा, दूसरे एंड का एरिया आपका A2 निकल के आ जाएगा। तो इसका मीन आपका क्या हो जाएगा, मीन आपका हो जाएगा A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2, यही हो जाएगा मीन। मीन आपका ये निकला है, इसमें कर दोगे आप लेंथ का मल्टीप्लाई तो आपका निकल के आ जाएगा वॉल्यूम। आप मेथड का नाम तो देखो, उसने बोला है मीन एरिया मेथड। मीन एरिया मेथड में आपका क्या आएगा, मीन एरिया मेथड में दोनों ही एंड का जो एरिया है वो अलग अलग आप कैलकुलेट करके एवरेज लोगे तो आपको मीन एरिया मिलेगा। मिलेगा ना, यही पढ़ाया था आपको। हाँ बताओ जल्दी से, यही बताया था ना मीन एरिया मेथड। अब ये वाला अगर एरिया अपन ले लेंगे ना तो ये तो आपका एक जैसा एरिया हो गया, ठीक है। मीन एरिया मेथड तो आपका ये है, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, ये ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, फॉर द फॉर्मूला यूज्ड इन द प्रिज्मोइडल रूल फॉर वैल्यूएशन कैलकुलेशन। अब ये तो मैं पिछले ही वाले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि कौन सा यूज होता है। हाँ सीधे ही टिक कर दो, और क्या है इसमें, बी नंबर वाला आपका सही हो जाएगा। प्रिज्मोइडल में, प्रिज्मोइडल में आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन अपना है, फॉर अ वॉल ऑफ 10 मीटर लेंथ, 0.5 मीटर 0.3 मीटर थिकनेस एंड 3 मीटर हाइट, द क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकाल के बताओ जरा, कितना आएगा ब्रिक वर्क का क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी से मतलब क्या होता है, क्वांटिटी से मतलब क्या होता है, क्वांटिटी अपने को निकालना है ब्रिक वर्क, और ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालना है मतलब कि हमें निकालना है वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इन तीनों का कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ रहा है, 9 क्यूबिक मीटर। हाँ मतलब आपने क्या किया, 10 इंटू 0.3 इंटू 3 आपने कर दिया तो आपका 9 क्यूबिक मीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया आपका, 9 क्यूबिक मीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 9 क्यूबिक मीटर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो देन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एस्टिमेटिंग डिडक्शन फॉर ओपनिंग आर जनरली नॉट मेड इफ द साइज ऑफ द ओपनिंग इज लेस देन। बताना जरा, किससे कम होगी साइज ओपनिंग की तो हमारा जो डिडक्शन है वो डिडक्शन हम नहीं करेंगे। ओपनिंग का साइज क्या होगा, बी आंसर देने वाला कौन है ये पर्सन भाई, बी आंसर देने वाला है विनय। और बाकी लोगों के आंसर जो हैं, किसी का 2 स्क्वायर मीटर, रोहित का ए 0.1, रवि का आंसर 2 स्क्वायर मीटर। भैया थोड़ा सा यहाँ पढ़ तो लो, लिखा क्या है। हाँ जैसे जो आपका ब्रिक वर्क होता है, जो आपका ब्रिक वर्क होता है
जो आपका प्लास्टरिंग वगैरह होता है, उसके अंदर आपका 0.5 स्क्वायर मीटर आपका कंसीडर होता है, 2 स्क्वायर मीटर कंसीडर नहीं होता है। हाँ, तो विनय का आंसर यहाँ पे सही है, विनय का आंसर सही है, बी आंसर आएगा यहाँ पे। कितना आंसर आएगा? बी आंसर आएगा। ठीक है, रिवीजन नहीं हो रहा है भाई, रिवीजन नहीं हो रहा है। क्यों? गर्मी लग रही है, उमस ज्यादा हो रही है, नींद आ रही है, क्यों? ऐसे ही हो रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर डैम्प प्रूफ कोर्स डीपीसी इज यूजुअली, डीपीसी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, जल्दी बताओ। डीपीसी का यूनिट मेजरमेंट क्या होता है? डीपीसी का, हाँ, डीपीसी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? क्या आंसर है भैया? बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। स्क्वायर मीटर में आप डीपीसी को मेजर करते हो। ठीक है, याद रखना डैम्प प्रूफ कोर्स आपका स्क्वायर मीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा, स्क्वायर मीटर में आने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे थिकनेस स्पेसिफाई रहेगी आपकी, थिकनेस जो आपका रहेगा वो थिकनेस आपका क्या रहेगा? थिकनेस आपका स्पेसिफाई रहेगा, इसलिए आप स्क्वायर मीटर में इसको मेजर करोगे। सी आंसर नहीं आएगा मीटर में, मीटर में कौन दे रहा है आंसर? अर्पित, मीटर में नहीं आएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर में आएगा, आपका स्क्वायर मीटर में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर पॉइंटिंग वर्क, पॉइंटिंग वर्क का जो आपका यूनिट रहेगा वो यूनिट आपका क्या रहेगा? जल्दी बताओ, पॉइंटिंग वर्क को आप किसमें मेजर करोगे? पॉइंटिंग वर्क आप किसमें मेजर करोगे? पॉइंटिंग वर्क आप किसमें मेजर करोगे? पॉइंटिंग वर्क बी में आप मेजर करोगे, बी, बी बी स्क्वायर मीटर मतलब, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पॉइंटिंग वर्क आपका स्क्वायर मीटर में आएगा। ठीक है, जो पॉइंटिंग आप करते हो, जो आपका ब्रिक वर्क होता है उसमें आप पॉइंटिंग को करते हो। ठीक है, तो पॉइंटिंग वर्क जो आपका रहेगा वो आपका स्क्वायर मीटर में होगा। ठीक है, चलो बढ़िया, सही है क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है एक्सकेवेशन, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, इसको आप किसमें मेजर करोगे? अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन आप किसमें मेजर करोगे? बताओ जल्दी से, एक्सकेवेशन आप किसमें मेजर करते हो अर्थवर्क का? वॉल्यूम, वॉल्यूम मेजर करोगे आप यहाँ पे। वॉल्यूम आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आपका जो आएगा वो क्यूबिक मीटर में आएगा। वॉल्यूम किसमें आएगा? क्यूबिक मीटर में। सही है, सही है भाई, रोहित सही है, आदित्य का सही है, विनय सही है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो आपका इतना है, कितना है? 10 लाख रुपए। इफ द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज टेकन एज 10%, कॉन्ट्रैक्टर ने 10% अपना प्रॉफिट लिया, तो प्रॉफिट अमाउंट कितना निकल कर आएगा? प्रॉफिट अमाउंट कितना निकल के आएगा? कितना इजी क्वेश्चन आया। हाँ, 10% निकाल दो, 1 लाख रुपए, बी ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ तो उन्होंने 10% दे दिया, हो सकता है कि ये 10% मेंशन ना करें। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट का परसेंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग टिपिकली इंक्लूड्स द एरिया ऑक्यूपाइड बाय, प्लिंथ एरिया के अंदर कौन से एरिया को इंक्लूड किया जाता है? जो एरिया यहाँ पे दिए गए, कोर्टयार्ड एंड ओपन बालकनीज, walls at floor level, cantilever projection और अनकवर्ड staircase, बताओ जल्दी से किसको इंक्लूड किया जाएगा? बी, वॉल्स एट फ्लोर लेवल, बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल वॉल्स की थिकनेस को प्लिंथ एरिया के अंदर कंसीडर किया जाता है, प्लिंथ एरिया के अंदर एक्सटर्नल वॉल्स की थिकनेस को कंसीडर किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े तो अगला हमारा है यहाँ पे विच एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द डिटेल्स ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, तो डिटेल्स ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर आप कौन से एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हो? प्रिलिमिनरी को करते हो, रफ कॉस्ट को करते हो, डिटेल्ड को करते हो, बजट एस्टिमेट को करते हो? कौन सा एस्टिमेट आपका है?
ये जो क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा, डिटेल्ड एस्टिमेट आपका रहेगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी, रफ कॉस्ट, बजट एस्टिमेट, ये तो आपके सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो डिटेल्ड एस्टिमेट जो आपका रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चल, अगला क्वेश्चन आपका है, द क्वांटिटी ऑफ पेंट रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 5 मीटर बाई 3 मीटर, ठीक है। एक वॉल जो आपका है उसका डायमेंशन 5 मीटर बाई 3 मीटर का है, इसमें पेंट की क्वांटिटी अपने को निकालना है विथ अ डोर, इसके अंदर डोर भी बना हुआ है आपका 1 मीटर बाई 2 मीटर का, और आपको यहाँ पे 2 पोर्ट लेना है, और इसके अलावा और कोई भी ओपनिंग आपकी नहीं है, ठीक है। तो आप निकाल के बताओ जरा कितना आएगा यहाँ पे पेंट का क्वांटिटी। पेंट का जो क्वांटिटी है वो पेंट का क्वांटिटी आपका कितना निकल के आएगा। रोहित का आंसर बी, आदित्य का आंसर बी, गौरव 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 फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन किए हो लाइव सेशन, प्रैक्टिस सेशन। देखो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इनका सेशंस आप ज्वाइन कर लेना, आप ही को बेनिफिट होगा, ठीक है। अर्पित का ए आंसर है, आदित्य ने अपने आंसर को सुधार कर लिया है और इन्होंने अपना आंसर ए दे दिया है। पब्लिक पब्लिक लाइफ लाइन ले ली है भैया, इनका तो अलग ही आंसर जा रहा है, विश्वकर्मा जी का तो आंसर सी जा रहा है, सीधा सीधा 30 स्क्वायर मीटर। समझो भाई, यहाँ पे एक बॉल है, एक बॉल है, ठीक है, उसके अगर पेंट की रिक्वायरमेंट की बात की जाए, ठीक है, तो आप बॉल का एरिया यहाँ पे निकालो, ठीक है। बॉल का एरिया जो है वो बॉल का एरिया आपका कितना निकल के आ जाएगा, वो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 5 into 3, ये आ जाएगा आपका 15 मीटर स्क्वायर निकल आएगा। और डोर का जो एरिया है वो डोर का एरिया आपका निकल के आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। अब जहां पे डोर लगा होगा वहां पे पेंट होगा क्या, नहीं होगा, तो हम 15 में से 2 को माइनस किए तो ये हो गया हमारा 13 मीटर स्क्वायर। अब एक साइड का 13, मतलब एक ही साइड मान लो 13 मीटर स्क्वायर है, उसने क्या बोला कि आपको इस 13 मीटर स्क्वायर पर 2 कोट लगाना है, 2 कोट लगाना है, तो आप 13 के अंदर 2 का कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 26 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 26 स्क्वायर मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। रवि ने डोर भी पेंट कर दिया, हाँ रवि ने डोर को पेंट कर दिया है। चल, आगे अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्लिंथ एरिया, हम जब प्लिंथ एरिया की कैलकुलेशंस करते हैं तो हम किस चीज को प्लिंथ एरिया में कंसीडर नहीं करेंगे। एरिया ऑफ द स्टेयर केस रूम एट फ्लोर लेवल, एरिया ऑफ द इंटरनल वॉल्स, एरिया ऑफ द ओपन कोर्टयार्ड, एरिया ऑफ द बालकनी अप टू द प्रोजेक्शन, ठीक है। बताओ जल्दी से कौन सा यहाँ पे पार्ट है जो प्लिंथ एरिया की कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हाँ, रवि ने अपना आंसर दे दिया, सी आंसर, रवि का आंसर सी है। बाकी लोगों का, विनय सी, गौरव का डी आ रहा है, ठीक है, रोहित का सी है। चलो, सी आंसर जिन्होंने दिया है सही है। कोर्टयार्ड एरिया को अपन कंसीडर नहीं करते हैं, कोर्टयार्ड एरिया को कंसीडर नहीं करते हैं। क्लास के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि जो ओपन कोर्टयार्ड एरिया आपका होता है, ओपन कोर्टयार्ड एरिया को हम प्लिंथ एरिया कैलकुलेशन में एक्सक्लूड करके चलते हैं, ठीक है, ठीक है। ओपन कोर्टयार्ड जो आपका है उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और एरिया ऑफ द बालकनी अप टू द प्रोजेक्शन, अगर बालकनी की यहाँ पे बात की जाए, जो आंसर दिया था, डी आंसर भी दिया था किसी ने, तो देखो अप टू द प्रोजेक्शन, जहां तक आपकी प्लॉट बाउंड्री है वहां तक आपका बालकनी प्रोजेक्शन है, तो वहां तक का बालकनी को आप इंक्लूड करोगे, वो एक्सक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे जो रहेगा वो सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओपन कोर्टयार्ड एरिया को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर ये ओपन की जगह क्लोज्ड कोर्टयार्ड आपका हो जाता तो ये कंसीडरेशन में आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, आ रिवाइज्ड एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन, हम रिवाइज्ड एस्टीमेट को कब प्रिपेयर करते हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट को हम कब प्रिपेयर करेंगे। चारों ऑप्शन को एक बार जल्दी से पढ़ो और आंसर बताओ कि रिवाइज्ड एस्टीमेट हम किस केस में प्रिपेयर करेंगे। आदित्य का आंसर ए आया है,
ए आंसर आ गया आदित्य का, जल्दी जल्दी, बाकी लोगों का 5 क्या आ गया तुम्हारा ये? रवि ने अपना आंसर बदल दिया, रवि ने अपना आंसर डी दे दिया, बोले आदित्य का तो गलत दिख रहा है, तो आंसर यहाँ पे चेंज कर दो। चलो डी आंसर आपका आएगा। सबसे पहला तो ये होता है कि ओरिजिनल सैंक्शन एस्टीमेट जो आपका होता है एक्सीडेड बाय द मोर देन 5%, तो आप रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाओगे। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द डिजाइन एंड स्कोप ऑफ द वर्क, तब भी तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और मटेरियल का रेट अगर इंक्रीज हो जाएगा तब भी आपका रिवाइज होगा एस्टीमेट, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब समझना, अब जैसे क्या होता है कि जो अभी आदित्य के साथ हुआ, इन्होंने पहला वाला पॉइंट पढ़ा और उसके बेसिस पे आंसर दे दिया। तो क्वेश्चंस के आंसर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको चारों ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से रीड करना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। क्योंकि अगर क्वेश्चन के अंदर एक तो ऑल ऑफ द एबव वाला जो आंसर आपका होता है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला जो आंसर होता है वो होता है आपका नन ऑफ द एबव वाला, ठीक है। उसमें अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि नन ऑफ द एबव इसका होगा या नहीं होगा, ठीक है। बात वही मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि ऑल ऑफ द एबव वाला अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, तो आप एक बार जरूर सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस को पढ़ें, ठीक है। और नन ऑफ द एबव अगर दिया गया है तो भी आपको सारे ऑप्शंस को अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है। वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग आपका होता है नन ऑफ द एबव। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसोनरी। कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा अगर हमें 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसोनरी के लिए नंबर ऑफ ब्रिक का यूज, नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट अगर मुझे करना है। हाँ जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा? सी, रोहित का आंसर बी है, आदित्य का सी, निदा का बी। बाकी बाकी लोगों का रवि, रवि आंसर क्या है जल्दी बताओ। सी होगा। रवि का आंसर सी आ रहा है। गौरव, गौरव आंसर क्या है? विनय आंसर नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, विनय कहाँ चले गए हो? अर्पित, अर्पित, विनय, गौरव का आंसर बी, ओके। देखो अब यहाँ पे आप लोगों ने जिन्होंने बी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, बी ऑप्शन यहाँ पे लिखा वॉल्यूम अपॉन बाई साइज ऑफ ब्रिक। अब साइज ऑफ ब्रिक की अगर बात की जाए तो साइज ऑफ ब्रिक आपकी दो हो गई है, एक तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक आपका हो गया है, ये स्टैंडर्ड साइज हो गया है। लेकिन जब हम 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक की बात यहाँ पे करते हैं ना, तो हम ब्रिक को यहाँ पे लेते हैं, जो वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं वो करते हैं हम 20/10/10, मतलब इसके साथ हमने मोर्टार की थिकनेस को भी ऐड कर दिया है। मोर्टार थिकनेस को हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो साइज होगा वो साइज ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोर्टार कंसीडर करेंगे, मतलब 20/10/10 करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको मोर्टार को भी यहाँ पे कंसीडर करके चलना है। गौरव ध्यान देना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सी जो आपका रहेगा वो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच टाइप ऑफ एस्टीमेट इज जनरली यूज्ड फॉर सीकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए हम कौन सा यहां पर जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट को देखेंगे? जल्दी बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए हम कौन से एस्टीमेट को यहां पे देखेंगे? आदित्य का बी आया है, रवि का बी ऑप्शन है, बाकी लोगों का क्या ऑप्शन आ रहा है? अर्पित त्रिवेदी आंसर नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। विनय का बी आंसर है, रोहित का बी आंसर है, गौरव, अर्पित, विनय, विनय का आ गया है बी। बताओ जल्दी से।
गौरव आंसर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए हम कौन सा यहाँ पे देखेंगे? गौरव का आंसर यहाँ पे ए आया है। ए आंसर नहीं आएगा, ए आंसर नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पहला जो नंबर ऑफ क्वेश्चन किया था आज के सेशन का, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, उस टाइम पे मैंने आपको बताया भी है कि प्रीलिमिनरी एस्टीमेट जो आपका होता है, रफ कॉस्ट एस्टीमेट जो आपका होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जब हमें अप्रूवल मिल जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है, तो फिर हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो टेक्निकल सैंक्शन के लिए जाता है, और टेक्निकल सैंक्शन के अंदर हमारा डिटेल्ड एस्टीमेट को प्रिपेयर किया जाता है। तो डिटेल्ड एस्टीमेट जो आपका है वो आपका टेक्निकल सैंक्शन में हम देखते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के अंदर हम प्रीलिमिनरी एस्टीमेट को देखेंगे। किसको देखेंगे? प्रीलिमिनरी एस्टीमेट को देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट को देखेंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका जो सही रहेगा वो आंसर आपका बी रहेगा। ठीक है, डीपीआर आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। ठीक है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, उसके अंदर डिटेल्ड एस्टीमेट आता है, और बाकी चीजें भी आपकी रहेंगी उसमें। सिर्फ डिटेल्ड एस्टीमेट नहीं रहेगा, डिटेल्ड एस्टीमेट के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपकी इंक्लूड की जाती है डीपीआर के अंदर। ठीक है, और डीपीआर भी आपका टेक्निकल सैंक्शन में ही प्रिपेयर होगा आपका। ठीक है, वो टेक्निकल के लिए आपका होगा। डीपीआर के बेसिस पे फाइनेंस नहीं होता है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आप एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट तो बताओगे ना, डिटेल्ड कॉस्ट थोड़ी बताओगे। डिटेल्ड एस्टीमेट तो आपको एक्चुअल एस्टीमेट लगभग आपको बता देता है। डिटेल्ड एस्टीमेट मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो आप बोलते हो ना, तो ये एक्यूरेट आपको अमाउंट यहाँ पे निकाल के बता देगा। आप अभी एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस चाहते हो, सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव तो हो। अप्रूवल के लिए आप क्या करोगे? एक टेंटेटिव अमाउंट बताओगे, एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट बताओगे। तो अप्रोक्सीमेट अमाउंट अगर आपको बताना है तो वो प्रीलिमिनरी एस्टीमेट आपका करेगा, डिटेल्ड एस्टीमेट आपका नहीं करेगा। ठीक है, और ये डीपीआर हुआ आपका, डिटेल्ड एस्टीमेट आपका हुआ, ये टेक्निकल सैंक्शन के अंदर जाता है, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, ये टेक्निकल सैंक्शन का पार्ट हो गया, नॉट अ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा आपका प्रीलिमिनरी एस्टीमेट रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए। उसके बाद आपके ये डीपीआर प्रिपेयर होंगे, डिटेल्ड एस्टीमेट आपके प्रिपेयर होंगे जब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद इनको प्रिपेयर किया जाता है। चल अगले क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, द क्यूब रेट एस्टीमेट इज बेस्ड ऑन। जो हमारा क्यूब रेट एस्टीमेट होता है वो हमारा किस पर बेस्ड होता है? क्यूब रेट एस्टीमेट जो हमारा होता है ये किस पर बेस्ड होता है? फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग पर बेस्ड होगा, कि वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग पर बेस्ड होगा, कि लेंथ ऑफ वॉल पर बेस्ड होगा, कि नंबर ऑफ रूम पर बेस्ड होगा? किस पर बेस्ड होगा? ठीक है, क्यूबिक रेट एस्टीमेट जो हमारा होता है, क्यूबिक रेट एस्टीमेट जो हमारा होता है वो हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो हमारा डिपेंड करता है क्यूबिकल कंटेंट के ऊपर। इसके ऊपर क्यूबिकल कंटेंट, और क्यूबिकल कंटेंट जो आपका होता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका वॉल्यूम कहलाता है। कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ऑब्लिक डेप्थ अपन यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका रहेगा वो बी आंसर आपका हो जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के अंदर मोस्ट एक्यूरेट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के अंदर आपका क्या होता है? अप्रोक्सीमेट आपका मेथड होता है। एक तो यूनिट बेस्ड आपकी मेथड होती है, दूसरा आपका प्लिंथ एरिया मेथड होता है, और क्यूबिक कंटेंट होता है। तो क्यूबिक कंटेंट जो आपका होगा ओवर द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, और आपका यूनिट बेस्ड मेथड आपका ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर अ स्कूल बिल्डिंग which preliminary estimate method is likely to be a most appropriate if
कॉस्ट डेटा पर स्टूडेंट इज अवेलेबल। अगर हमें पर स्टूडेंट कॉस्ट डेटा अवेलेबल है तो कौन सी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आप यहां पे अप्लाई करोगे जिससे आप स्कूल बिल्डिंग का एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट प्रिपेयर कर सको? जल्दी से आंसर बताओ। चलो, सर्विस यूनिट एस्टिमेट आप यहां पे यूज करोगे या यूनिट बेस्ड मेथड को आप यहां पे यूज करोगे। एक पर स्टूडेंट का आपको डेटा पता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए स्कूल बिल्डिंग बन रही है, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका प्रीलिमिनरी एस्टिमेट जो है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन हमारा है which estimate is prepared when there are significant deviation in quantities rate design from the original sanction estimate? कौन सा एस्टिमेट आप प्रिपेयर करोगे? आपको डेविएशंस देखने को मिल रहा है क्वांटिटीज में, रेट में, डिजाइन में, ठीक है, ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट के कंपैरिजन में, तो कौन सा एस्टिमेट यहां पे प्रिपेयर होगा? जल्दी से आंसर करें, जल्दी आंसर करें। ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने एक सॉल्व किया था, सबने सी आंसर यहां पे दिया है, बिल्कुल सही है। आप इस केस के अंदर रिवाइज्ड एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हो, किसको करते हो? देखो घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसके पहले आपको ऊपर रिवाइज्ड एस्टिमेट दे दिया था, नीचे कंडीशन पूछ ली थी, अब ऊपर कंडीशन दे दी, नीचे आपसे एस्टिमेट का नाम पूछ लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे होते रहेंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट से आपको फैक्चुएट क्वेश्चन जो है वो आपको ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है एन एस्टिमेट प्रिपेयर्ड टू कवर द कॉस्ट ऑफ एडिशनल वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर एडिशनल वर्क का जो अमाउंट है वो इंक्लूड नहीं किया गया है, तो भाई उस एडिशनल वर्क के लिए आप कौन सा एस्टिमेट प्रिपेयर करोगे? कौन सा एस्टिमेट आप प्रिपेयर करोगे? चलो बढ़िया, सही आंसर है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे। कौन सा एस्टिमेट प्रिपेयर करोगे? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जो आपका रहेगा वो आप यहां पर प्रिपेयर करोगे, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन अ फाउंडेशन। फाउंडेशन के अंदर हमें वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का मेजरमेंट करना है, तो हम कौन सी यूनिट में कंक्रीट का मेजरमेंट करेंगे यहाँ पे? हाँ सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट दे सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो आपका होता है वो आप किसके अंदर करोगे? आंसर बी आ रहा है, ओके, क्यूबिक मीटर के अंदर आप इसको मेजर करोगे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है क्यूबिक मीटर। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप लोग पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फैक्चुअल बेसिस पे आपका बनेगा ऐसा। ठीक है, चलो अगला है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर स्टील रेनफोर्समेंट इन आरसीसी वर्क इज टिपिकली। आरसीसी वर्क के अंदर स्टील रेनफोर्समेंट का जो मेजरमेंट होता है वो मेजरमेंट आप किस यूनिट के अंदर करोगे? किस यूनिट के अंदर आप स्टील रेनफोर्समेंट का मेजरमेंट करने वाले हो? गौरव का आंसर सी है, विनय सी, रवि सी, सभी का सी आंसर है, बिल्कुल सही है, किलोग्राम और टन। ठीक है, किलोग्राम और टन। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, हम आरसीसी वर्क के अंदर जो स्टील रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं ना, तो स्टील रेनफोर्समेंट के लिए, स्टील रेनफोर्समेंट के लिए आप क्या यूज करते हो? आप करते हो बीबीएस। ठीक है, आप किसका यूज करते हो? बीबीएस का आप यूज करते हो, इसको बोला जाता है बार बेंडिंग शेड्यूल। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है, तो इस बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर आप किलोग्राम में निकालते हो, किलोग्राम के बाद टन में आप निकालते हो। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे क्वांटिटी निकलती है, तो आप इसके लिए बीबीएस को प्रिपेयर करते हो, बीबीएस से आपकी पूरी क्वांटिटी स्टील एनफोर्समेंट की निकल के आ जाती है, इसको आप बार बेंडिंग बोलते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फॉर आइटम लाइक कॉर्निसेस, fascia and string courses the unit of measurement is generally। क्लास के अंदर ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट आपको बताया था मैंने, इसमें मेजर करोगे। हाँ, सी,
चलो 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 बढ़िया है, कम से कम याद तो है। रनिंग मीटर के अंदर आप इसको मेजर करोगे, इसमें करोगे रनिंग मीटर में आप इसको मेजर करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है शटरिंग और फॉर्मवर्क फॉर कंक्रीट इज मेजर्ड इन। शटरिंग और फॉर्मवर्क को आप किसमें मेजर करोगे? शटरिंग और फॉर्मवर्क को, शटरिंग और फॉर्मवर्क को आप किसके अंदर मेजर करोगे? बी, स्क्वायर मीटर। सही है, स्क्वायर मीटर जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही है, स्क्वायर मीटर में आप शटरिंग और फॉर्मवर्क को मेजर करोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ लैंड इज यूजुअली इंक्लूडेड इन विच टाइप ऑफ एस्टीमेट। वो कौन सा एस्टीमेट है जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड को इंक्लूड किया जाता है? वो कौन सा एस्टीमेट है जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड को इंक्लूड किया जाता है? बी, प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टीमेट, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टीमेट आपका जो होता है उसके अंदर आपका कॉस्ट ऑफ लैंड को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। मेंटेनेंस में नहीं होगा, एनुअल रिपेयर में भी नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट में भी आपका नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट में तो आपका डिटेल्ड एस्टीमेट आ गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लैंड आपका किसके अंदर आएगा? प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टीमेट के अंदर आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है which preliminary estimate method is suitable for project like road and pipelines। हमें रोड और पाइपलाइंस का काम करना है तो कौन सा प्रिलिमिनरी एस्टीमेट आप यूज करोगे? प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूब रेट एस्टीमेट, सर्विस यूनिट एस्टीमेट और अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। रोहित का आंसर डी आया है, और कोई है डी वाला? गौरव तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? सी या डी? सी, सर्विस यूनिट एस्टीमेट। चलो देखो, अब यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो समझना, यहां पे सर्विस यूनिट एस्टीमेट को आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सर्विस यूनिट एस्टीमेट आप यूज करते हो, जैसे अगर रोड या पाइपलाइन की बात करें, रोड की अगर मैं बात करूं तो आप इसको पर किलोमीटर बेसिस पर माइल्स के बेसिस पर आप इसको पर यूनिट बेसिस कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। पाइपलाइंस की अगर बात की जाए तो रनिंग मीटर में आप ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो ना, कर सकते हो, रनिंग मीटर वगैरह में ले सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक्यूरेसी की बात करूं कि स्पेशली अगर उसने यहाँ पे रोड या पाइपलाइंस की यहाँ पे बात कर दी है, तो आप लोगों को एक मैंने सेपरेट चैप्टर पढ़ाया हुआ है रोड एस्टीमेट, और रोड एस्टीमेट के बेसिस पे आपने क्या किया? रोड एस्टीमेट में कटिंग और फिलिंग की थी, और आपने क्वांटिटी को फाइंड आउट किया था, वहां पे अर्थवर्क क्वांटिटी को आपने फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मोर प्रिसाइज आंसर की बात करूं कि यहाँ पे एक्यूरेटली आपका आंसर क्या सही माना जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड जो आपका है वो मोर प्रिसाइज, मतलब एक्यूरेसी के मामले में अगर मैं बोलूं तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आपका आएगा। डी ऑप्शन जो आपका है वो आपका करेक्ट आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सर्विस यूनिट एस्टीमेट आप नहीं लगा सकते हो, आप इसको लगा सकते हो, बट इन दोनों ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ऑप्शन में आपका अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड जो आंसर है वो आपका ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, वो आपका ज्यादा एक्यूरेट है। तो यहां पे आपका जो आंसर मैं कंसीडर करूंगा वो आंसर में डी यहां पे कंसीडर करूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है द एक्यूरेसी ऑफ क्यूब रेट एस्टीमेट इज जनरली। क्यूब रेट एस्टीमेट का जो एक्यूरेसी होगा वो आपका क्या होगा? हाँ देखो, डिटेल्ड एस्टीमेट के इक्वल तो नहीं होगा, सर्विस यूनिट एस्टीमेट के इक्वल तो नहीं होगा, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट से कम नहीं होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा, डेट इज हायर देन द प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट के कंपैरिजन में
ये आपका हाई रहेगा। ठीक है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट के कंपैरिजन में आपका ये क्या रहेगा, ये आपका हाई रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। तो अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये तो आपको डायरेक्टली मैंने बताया था, इसके लिए आप AR एंड AM जो आपका एस्टिमेट होता है उसको आप प्रिपेयर करते हो। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट आपका होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे किसमें चला जाएगा, ये मेंटेनेंस एस्टिमेट में आपका चला जाएगा। किसमें जाएगा, मेंटेनेंस एस्टिमेट के अंदर आपका ये आंसर जो है वो आपका सही रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, फॉर फॉर्मूला यूज्ड इन द क्यूब रेट एस्टिमेट। क्यूब रेट एस्टिमेट में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? हाँ, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हो क्यूब रेट एस्टिमेट में? सिंपल सा, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इनटू रेट ऑफ क्यूबिक मीटर, रेट पर क्यूबिक मीटर। सही है, बी आंसर जिन्होंने दिया है सही है। अगले क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लेवलिंग ऑफ डिटेल्ड द लेवल ऑफ डिटेल्स इन अ प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के अंदर जो डिटेल्स का लेवल होगा वो क्या होगा, हाई, मॉडरेट, लो, इक्वल टू द डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्स का जो आपका लेवल होगा वो आपका क्या होगा? गौरव का आंसर है मॉडरेट। ओके, रवि का आंसर है मॉडरेट, रवि का आंसर है मॉडरेट, और बाकी लोगों का? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जिन्होंने बी आंसर दिया है, भैया तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मॉडरेट लेवल रहेगा? मॉडरेट मतलब समझ रहे हो, मॉडरेट लेवल में क्या क्या चीजें आएंगी? हाँ, निदा ने आंसर दिया है डी। डी क्या है, इक्वल टू द डिटेल्ड। डिटेल्ड एस्टिमेट जो होता है ना वो आपका मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट होता है। तो मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट के बराबर थोड़ी होगा ये। सी आंसर दिया है अर्पित ने, तुमने मेरी बातें सुन के दे दिया ना सी आंसर। हाँ, कि मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि भैया बी आंसर जिन्होंने दिया है वो जरा एक्सप्लेन करो। लो रहेगा, यहाँ पे कोई डिटेलिंग थोड़ी हो रही है, एक अप्रोक्सीमेट रेट आप निकाल रहे हो, डिटेलिंग थोड़ी दे रहे हो आप, कुछ भी डिटेल्स दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो ना, आप तो एक बता रहे हो ना। ठीक है, अमाउंट बता रहे हो, कॉस्ट बता रहे हो कि इतना लगभग आपका जो कॉस्ट है अप्रोक्सीमेट इतनी कॉस्टिंग यहाँ पे आने वाली है, डिटेलिंग थोड़ी मेंशन की है। डिटेलिंग तो आपको डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर मिलेगी, डिटेलिंग आपकी जो जाएगी वो इसमें जाने वाली है। ठीक है, देखो गौरव मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं, बट एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट के अंदर आप डिटेल्स थोड़ी प्रोवाइड करोगे, मॉडरेट लेवल की डिटेल्स थोड़ी उसके अंदर आएंगी, दैट इज द लो लेवल ऑफ डिटेल्स। अप्रोक्सीमेट के अंदर डिटेल्स के कंपैरिजन में गौरव सबसे पहले तो आप एक चीज को समझो, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट जो आपका है यह आपका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बता रहा है, इसके बेसिस पर आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल रहा है, आपका काम स्टार्ट नहीं हो रहा है। जो वर्क आपका स्टार्ट होगा वो डिटेल्ड एस्टिमेट के बेसिस पर होगा, जो कि आपके आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगा। और डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर आपकी मॉडरेट और हाई लेवल्स ऑफ डिटेल जो आप बात कर रहे हो ना, वो सारी डिटेलिंग आपकी प्रोवाइड यहाँ पे की जाएगी। बट प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के अंदर मॉडरेट लेवल की भी डिटेलिंग आपका नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के अंदर आपकी डेफिनेशन साफ साफ लिखी हुई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो आपका होता है एक तरीके का फॉर्मल एक्सेप्टेंस होता है, एक फॉर्मेलिटी टाइप के आप यहाँ पे बोल सकते हो, दैट इज द फॉर्मल एक्सेप्टेंस। ठीक है, डिटेल्ड एस्टिमेट तो प्रिपेयर होना है क्योंकि वर्क आपका डिटेल्ड एस्टिमेट के बेसिस पर होगा, ना कि प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के बेसिस पर। ठीक है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट सिर्फ अपने को
एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिलाने वाला है, तो डिटेलिंग नहीं होगी, एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस मतलब एक फॉर्मल लेटर जो होता है, एक लेटर बनेगा, उस लेटर के अंदर बात की जाएगी कि ये ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का अप्रोक्सीमेट आपका जो कॉस्टिंग है वो इतना कॉस्टिंग होगा। डिपार्टमेंट के पास आपका वो लेटर गया, डिपार्टमेंट को लगता है कि हाँ ठीक है, तो वो वहां से आपके लेटर को एक्सेप्ट करेंगे, एक रिटर्न लेटर वहां पे जारी हो जाएगा कि भैया टेक्निकल सैंक्शन मतलब कि आप डिटेल्ड एस्टिमेट और जो भी आपकी सारी चीजें हैं वो आप प्रिपेयर करिए, उसके बाद अपन आगे इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो। तो प्रीलिमिनरी एस्टीमेट के अंदर लेवल ऑफ डिटेल जो आपका होगा वो आपका लो रहेगा यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली मेजर्ड इन नंबर। नंबर में आप किस चीज को मेजर करते हो? ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, डोर एंड विंडो एंड अर्थ वर्क, किसको मेजर करोगे आप नंबर्स में? नंबर्स में आप किसको मेजर करोगे? सिंपल सा है, साफ साफ दिख रहा है अपने को, क्या दिख रहा है? डोर एंड विंडो जो आपका होगा इसको अपन नंबर के अंदर मेजर करेंगे। ठीक है, नंबर्स के अंदर आपको इसको मेजर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर बार्ब्ड वायर फेंसिंग। जो वायर फेंसिंग आपकी होती है उसको आप किस में मेजर करोगे? तो देखो वायर फेंसिंग जो आपका होगा, बता रहे हो क्या आंसर? गौरव का आंसर है सी, रवि का सी। ओके ठीक है, देखो जो वायर फेंसिंग आपकी होती है इसको आप लेंथ में करते हो। ठीक है, और लेंथ में अगर आप कोई चीज को कर रहे हो तो इसका आंसर जो आपका रहेगा वो आपका रनिंग मीटर आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा आपका? रनिंग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन था एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का, ये यहीं पे अपन एंड करते हैं कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के अंदर अपन नेक्स्ट चैप्टर को इंक्लूड करेंगे। मैं पहले से आपको बता दे रहा हूं, आप प्रिपेयर रहना। जो हमारा मेथड्स ऑफ द एस्टिमेशन होता है हम उसको इंक्लूड करेंगे। बिल ऑफ क्वांटिटी जो आपका होता है, हम बिल ऑफ क्वांटिटी को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एनालिसिस ऑफ रेट, ये 3 चैप्टर का हम अगला प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो ये 3 चैप्टर जो आपके हैं, इन 3 चैप्टर को आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, इन 3 चैप्टर पर अपन करेंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज के सेशन को अपन खत्म करते हैं। थैंक यू, क्लास ओवर।